Once again, most welcome students in my YouTube channel Economic Amazon. Hope you are enjoying online studies with me. We are studying the chapter 10 government budget. In first part of this chapter, we will study about the objective of government budget and what is government budget. ये हमने उसमें देखा. It is the second part of this chapter. In this, we will study about the structure of the budget or the component of the budget. Actually, we will find या we will study about the जो budget है उसके जो sides हैं, components हैं, वो क्या होते हैं in detail. So let's start today's study. Before start studying, it is my humble request. So kindly subscribe my YouTube channel, like the video and press the bell button there. Okay, let's start. Structure of the budget or component of budget. Structure of the budget refer to the component of budget. जो budget के component है, parts of the budget. Two broad components of the government budgets are, जो main चीज होगी वो क्या होगा, receipt side होगा and expenditure side होगा आपके पास. जब भी कोई बजट बनाता है, if you will make the small budget of your family, then आपकी इनकम भी होगी और एक्सपेंडिचर होगा. देन यू हैव टू सी बोथ द साइड. सो दीज आर द कंपोनेंट. फर्स्ट बजट रिसीट्स एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन. रिसीट मींस जहां से पैसा आपके पास आएगा, इंक्लूडिंग रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स. जो रिसीट्स है आपके पास, एक तो रेवेन्यू रिसीट्स होगा और एक कैपिटल रिसीट्स होगा. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिसीट्स, वो हम आगे देखेंगे. सेकेंड अपने पास आता है बजट एक्सपेंडिचर. एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर. यहां भी दोनों तरीके के आपके पास एक्सपेंडिचर आएंगे. जो पॉइंट फर्स्ट और सेकंड आपने देखा है, वन बाय वन हम इनको देखेंगे. फर्स्ट और सेकंड पॉइंट आपने देखा. नाउ कम टू द बजट रिसीट्स. फर्स्ट पॉइंट को हम डिटेल स्टडी करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय बजट रिसीट्स. रिसीट्स मतलब है आपके पास पैसा आना. जहां से भी आपके पास पैसा आता है, इट इज कॉल्ड रिसीट्स. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज रिसीट. कुछ लोग इसको रिसिप्ट बोल देते हैं, देन इट इज रिसीट. बजट रिसीट्स. Budget receipts refer to the estimated money receipts of the government from all the source of during a fiscal year. जो एक अकाउंटिंग ईयर होता है, पर्टिकुलर ईयर, गवर्नमेंट के पास किसी भी सोर्स से जो भी पैसा आता है, इट इज नोन एज बजट रिसीट्स. अब गवर्नमेंट के पास पैसा आने के कई जरिए, वी विल सी कहां से पैसा आता है. तो ब्रॉडली द बजट रिसीट्स आर क्लासिफाइड एज रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट. बजट जो रिसीट्स है, इसको दो तरीके से आप क्लासिफाइड कर सकते हैं. रेवेन्यू रिसीट्स है एंड कैपिटल रिसीट्स. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द रिसीट्स. अब दोनों रिसीट्स में आपके पास क्या फर्क है. फर्स्ट ऑफ ऑल रेवेन्यू रिसीट्स क्या है. रेवेन्यू रिसीट्स आर दोज मनी रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच शोज द फॉलोइंग टू कैरेक्टर्स. रेवेन्यू रिसीट्स में वो सारा पैसा इंक्लूड होगा जो गवर्नमेंट के पास आता है, जहां ये दो कैरेक्टरिस्ट होते हैं. पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये दो पॉइंट आपको भूलना नहीं है. फर्स्ट है, दीज रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. व्हाट इज लायबिलिटी. आप जिम्मेदारी मान सकते हैं, उधार चुकाना मान सकते हैं, सिंपल वर्ड्स में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो रेवेन्यू रिसीट्स होते हैं, रेवेन्यू रिसीट्स में जो पैसा आता है, इसमें क्या होता है, लायबिलिटी जो है गवर्नमेंट की क्रिएट नहीं होती है. रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. एग्जाम्पल टैक्स रिसीट्स. टैक्स वन साइडेड पेमेंट होता है. एक बार आपने टैक्स दिया, देन गवर्नमेंट आर नॉट कंपेल्ड टू डू एनीथिंग फॉर यू. गवर्नमेंट आपसे सिर्फ टैक्स लेगी, एक साइडेड पेमेंट होता है. यू कैन नॉट होप फॉर एनीथिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट. अब कुछ पब्लिक सर्विसेज है, गवर्नमेंट वो अपनी इच्छा से आपको प्रोवाइड करती है. तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्ट है जो रेवेन्यू रिसीट्स है, ये डू नॉट क्रिएट एनी कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. एग्जांपल है टैक्स. टैक्स इज द रेवेन्यू रिसीट्स बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कोरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट. टैक्स इज यूनिलैटरल कंपल्सरी पेमेंट फॉर द गवर्नमेंट. ये कंपल्सरी पेमेंट होता है, मतलब हमें टैक्स देना ही है. सेकंड जो इस कैरेक्टरिस्ट है, दीज रिसीट डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द असेट्स. इस रिसीट से गवर्नमेंट के असेट्स में कोई भी रिडक्शन नहीं होता है. एग्जांपल टैक्स रिसीट डू नॉट लीड टू एनी रिडक्शन. किसी भी तरीके का रिडक्शन जो असेट्स में नहीं होता है इन असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट. इन कॉन्ट्रास्ट, इफ गवर्नमेंट रिसीव मनी बाय सेलिंग इट्स शेयर ऑफ सम कंपनी, जस्ट लाइक एयर इंडिया इज द एग्जांपल. एज फॉर योर नॉलेज, रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट है, उन्होंने एयर इंडिया के कुछ शेयर बेचे थे प्राइवेट कंपनीज को. देन वो इसी का बेस्ट एग्जांपल है.
सो दो कैरेक्टर्स हमने पढ़ा है। रेवेन्यू रिसीट्स में लायबिलिटीज जो है वो कहीं भी क्रिएट नहीं होती हैं, और सेकंड असेट्स जो है गवर्नमेंट के वो रिड्यूस नहीं होते। तो दीज टू कैरेक्टरिस जो है वो रेवेन्यू रिसीट्स में शो होते हैं। अगर ये दो कैरेक्टरिस शो करता है वो आने वाला पैसा है रिसीट, then it is surely a revenue receipts. Then you have to classify. So in short, revenue receipts of the government are those money receipts which do not create any liability for the government as well as do not lead to reduction in the assets of the government. ये आपको यहाँ clearly ये जो आपके पास definition है आप इसको याद रख सकते हैं, तो यहाँ दोनों characteristics आपको याद हो जाएंगे। Now come to the high order thinking. Is borrowing by the government is revenue receipt? No. Borrowing में क्या होता है, लाइबिलिटी क्रिएट होती है, ठीक, असेट्स का रिडक्शन होता है, सो इट इज नॉट अ रेवेन्यू रिसीट, ठीक। तो ये परफेक्टली आपके पास आंसर है। नाउ इट इज अ फ्लो चार्ट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स के पार्ट क्या है, गवर्नमेंट के पास ऐसा कौन कौन से जरिए से पैसा आता है जिसको कि आप रेवेन्यू रिसीट्स में इंक्लूड करेंगे। तो आप यहाँ पे फ्लो चार्ट देख रहे हैं, टैक्स रिसीट्स जो है गवर्नमेंट की, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं आपके पास। टैक्स रिसीट्स में क्या इंक्लूड होगा, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स इंक्लूड हो जाएगा, एस्टीमेट स्टेट ड्यूटीज हो जाएंगी, गिफ्ट टैक्स है, कस्टम ड्यूटीज आपके पास हो जाएंगी, एक्साइज ड्यूटी हो जाएगा, और जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपके टैक्स रिसीट्स में इंक्लूड होंगे। नॉन टैक्स जो रिसीट्स है आपके पास, इसमें आपके पास क्या आ जाता है, फीस, गवर्नमेंट को कई तरीके की फीस देनी पड़ती है, एस्टेट्स है, ये अब देखेंगे अभी पॉइंट वाइज भी एस्टेट्स क्या है। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज, गवर्नमेंट के भी कई सारे पब्लिक एंटरप्राइज है। ग्रांट एंड डोनेशन, गवर्नमेंट को जो भी डोनेशन मिलती है, कोरोना में रतन टाटा ने, अक्षय कुमार ने एंड अदर सेलिब्रिटीज डोनेटेड। और सेकंड आपका नॉन टैक्स में आता है फाइन, कई बार आपको बिल पेमेंट आपने टाइम पे नहीं किया तो फाइन लग जाता है, स्कूल फीस पे भी फाइन लगता है, बट वो गवर्नमेंट को नहीं जाता है। स्पेशल असेसमेंट आ जाता है, और इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम लाइक 2G 3G। अब 2G 3G आपने 2G घोटाले के बारे में सुना होगा, तो ये वही स्पेक्ट्रम है। So let study all these one by one. First आता है टैक्स रिसीट्स। A tax is a compulsory payment for the government by the household, firms or other institutional units. ये कंपलसरी पेमेंट है जो हाउस होल्ड या कोई भी फर्म है, इंडस्ट्री गवर्नमेंट को एज अ कंपलसरी पेमेंट देता है। सो टैक्स में आपको बड़ा सिंपल सा याद रखना, बॉक्स में दिया हुआ है शॉर्ट डेफिनेशन टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब टैक्स का क्लासिफिकेशन होता है एज अ प्रोग्रेसिव टैक्स एंड रिग्रेसिव टैक्स। तो प्रोग्रेसिव जो टैक्स है और रिग्रेसिव टैक्स में क्या फर्क है, फिर अपने पास आता है वैल्यू एडेड स्पेसिफिक टैक्स एंड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनको वन बाय वन देखते हैं। शॉर्ट फर्स्ट अपने पास आता है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है, प्रोग्रेसिव टैक्सेस आर दोस टैक्सेस विच जिनका बर्डन आपके पास आपकी इनकम बढ़ने पे बढ़ता है, पुअर सेक्शन पे इसका बर्डन कम होता है। तो अ टैक्स इज सेड टू बी प्रोग्रेसिव व्हेन द रेट ऑफ द टैक्स इंक्रीजेस विद एन इंक्रीज इन इनकम। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो ये टैक्स का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, देन इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। इसका मतलब अगर आपकी इनकम कम है देन यू नीड नॉट टू पे, तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो प्रोग्रेसिव जो टैक्स है ये रिच और पुअर के बीच के जो गैप है उसको कम करता है। इंडिया जैसा कंट्री में प्रोग्रेसिव जो टैक्स है काफी बेनिफिशियल है एज द व्यू पॉइंट ऑफ द सोशल वेलफेयर के, अगर आप व्यू पॉइंट से देखते हैं तो इसको। दूसरा इसका ऑपोजिट अपने पे इसको और पढ़ देता हूं, सो दैट द रियल बर्डन ऑफ द टैक्स इज मोर ऑन रिच। ये मैंने बता दिया, प्रोग्रेसिव टैक्स का रियल बर्डन रिचर सेक्शन ऑफ जो सोसाइटी है उस पर ज्यादा होता है। एग्जाम्पल है टैक्स रेट इज 10% फॉर योर इनकम बिटवीन 2 to 5 लाख। अगर आपकी इनकम 2 से 5 लाख है तो आपको 10% टैक्स देना पड़ता है, बट इनकम एक्सीडेड फ्रॉम 5 लाख to 10 लाख हो जाता है तो यहां जो आपका परसेंटेज है 10 से बढ़ के 15% हो जाएगा। इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्स। मतलब इनकम अगर 5 से 10 लाख के बीच है देन यू हैव टू पे 15% टैक्स, और अगर इनकम आपके 2 से 5 लाख के बीच में था तो 10% आपको टैक्स देना पड़ता है। इट इज द एग्जांपल ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। सेकंड है रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स ऐसा टैक्स है जिसका बर्डन रिच और पुअर दोनों पे इक्वली पड़ता है। A tax is said to be regressive when it causes a greater real burden on the poor than the rich. अब दोनों पे बराबर पड़ा, बट एक्चुअली बर्डन रियल जो होगा वो पुअर सेक्शन पे होगा, बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड। बिकॉज जो अपना टैक्स है इट रिड्यूसेस अवर डिस्पोजेबल इनकम।
डिस्पोजेबल इनकम को टैक्स कम करता है। टैक्स का जो बेस्ट डेफिनेशन किसी इकोनॉमिक्स ने दिया था, एक मुझे याद आ रहा है, देन इन अ शॉर्ट दैट टैक्स इज द बर्डन ऑन सोसाइटी। किसी भी तरीके का टैक्स कैसे भी लगा लो, इट इज द बर्डन ऑन अ सोसाइटी, तो ये सोसाइटी पे एक बर्डन होता है। बट रिग्रेसिव जो टैक्स है, इसका जो बर्डन है वो रिच और पुअर पे इक्वली पड़ता है, बट पुअर जो सेक्शन है इससे ज्यादा सफर होता है, ज्यादा पीड़ित होता है। तो a tax is said to be regressive when it causes a greater real burden on the poor than a rich. If a person with rupees 1 lakh in his monthly income pay, अगर मंथली अगर उसके पास जो पे होता है 1 लाख रुपीज है, 10% इनकम टैक्स देता है, तो इट मीन्स उसको 10,000 रुपीज देने पड़ेंगे। रिच पर्सन है तो उसके बाद 90,000 रुपीज बचेंगे खर्च करने के लिए। तो रिचर पे क्या फर्क पड़ा, 90,000 रुपए में आराम से वो जिएगा। बट अगर किसी पुअर की इनकम अगर आप मान लें 5,000 रुपीज है, गरीब की इनकम कम होगी, तो 5,000 का जब आप 10% निकालते हैं तो इट इज 500 रुपीज, तो उसको 5,000 में से 500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। अब उसके पास कितना बचेगा, 4,500 रुपीज, 500 रुपए डिस्पोजेबल इनकम कम होगा। तो बर्डन किस पे हुआ, पुअर सेक्शन पे। उसकी इनकम 5,000 से 4,500 रुपए रह जाती है, और रिचर सेक्शन की 1 लाख से 90,000 तक ही रिड्यूस होगी। सो बाय दिस एग्जांपल यू कैन इजीली गेट द आइडिया कि जो रियल बर्डन है रिग्रेसिव टैक्स का वो पुअर सेक्शन पे होता है, ये लोअर सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी होगा। नाउ नेक्स्ट जो अपने पास है सेकंड, वैल्यू एडेड टैक्स और वेट। वैल्यू एडेड टैक्स जो आपने नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में पढ़ा था, व्हेन वी कैलकुलेट द नेशनल इनकम बाय वैल्यू एडिशन मेथड, तो वो जो वैल्यू एडिशन जहां जहां होता है वहां आपको टैक्स पे करना पड़ता है। इट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। ये इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल है विच इज इम्पोज्ड ऑन द वैल्यू एडिशन। जब भी वैल्यू एडिशन होगा ये टैक्स वहां लगता है एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, जब तक कि कोई गुड और सर्विसेज प्रोडक्शन के बाउंड्री लाइन को क्रॉस नहीं कर जाता है। बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन, जो वैल्यू एडिशन होगा क्या होगा, आउटपुट का जो प्राइस है और इंटरमीडिएट गुड्स के प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो वैल्यू एडिशन होता है। इट इज इम्पोज्ड एट ईच स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। हर जो प्रोडक्शन की स्टेज है वहां इसको कैलकुलेट किया जाता है। आपने नेशनल इनकम को इसको डिटेल में पढ़ा है। जीएसटी इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वैल्यू एडिशन टैक्स। जो जीएसटी है ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है, तो ये भी आप याद रखें। एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स का इंपॉर्टेंस है आपके सिलेबस में, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है इसमें बी, स्पेसिफिक टैक्स व्हेन अ टैक्स इज लाइव्ड ऑन अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट। जब किसी कमोडिटी की यूनिट पे वो टैक्स लगाया जाता है, जैसे 1 है, 10 है, 50 है, यूनिट नंबर ऑफ द कमोडिटी, साइज के अकॉर्डिंग लगाया जाता है या वेट के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक टैक्स। यहां एक एग्जांपल मैं देता हूं। आपने टेम्पू देखा होगा 3 व्हीलर, 2 व्हीलर देखा होगा 4 व्हीलर। तो 2 व्हीलर का साइज जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ है, अगर कंपनी उस साइज से बड़ा या छोटा बनाती है तो टैक्स का रेट बदल जाता है। तो जनरली आपने बाइक्स देखी होंगी कि वो एक कॉमन साइज का बाइक होता है। ये कार जो है, कई बार ऐसा लगता है यार इस कार को बड़ा क्यों नहीं कर देती कंपनी, तो अप्रूवल लेना पड़ता है, टैक्स का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। ठीक, वेट इनका फिक्स होता है। कई बार हम कोई चीज है बाय एयर अगर आप ट्रेवल करते हैं तो वहां आपका वेट फिक्स है कि इससे ज्यादा वेट आप कैरी नहीं कर सकते। ज्यादा वेट कैरी किया है तो वेट का चार्जेस लगता है। इट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक टैक्स। तो ऐसे टैक्स स्पेसिफिक टैक्सेस होते हैं। थर्ड नंबर आता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है, जस्ट लाइक इनकम टैक्स। इनकम टैक्स, अगर किसी पर्सन का इनकम एक लेवल से ज्यादा हो जाता है देन ही हैव टू पे द टैक्स, तो उसे वो टैक्स देना पड़ेगा। और रियल बर्डन जो है टैक्स का उसी पर्सन को बियर करना पड़ेगा। ही कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन ऑफ दिस टैक्स टू अदर पर्सन बिकॉज इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होगा हमारे पास। डायरेक्ट टैक्स इज वन द फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बोर्न बाय द पर्सन ऑन whom it is imposed। जिस पे ये इम्पोज हुआ है उसी को उसका रियल बर्डन सहन करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन द इनकम ऑफ अ पर्सन एंड ही हिमसेल्फ। इनकम टैक्स क्योंकि आपकी इनकम ज्यादा है, आप ही को टैक्स देना पड़ेगा, देन इट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेकंड जो अपने पास आता है इनडायरेक्ट टैक्स जो होगा,
थोड़ा इसके बारे में और देख लेते हैं। यहाँ पे जो बर्डन है, द बर्डन ऑफ द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू एनी अदर पर्सन, ये डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है। इसके और एग्जाम्पल है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स। सो ये एग्जाम्पल आपको याद रखने, एमसीक्यू वगैरह में फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकते हैं। शॉर्ट डेफिनेशन आपके पास अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर डाल्टन ने जो दिया है, अ डायरेक्ट टैक्स इज अ रियली पेड बाय अ पर्सन ऑन हुम इट इज लीगली इम्पोज, जिस पे लीगली इम्पोज हुआ है उसी को ये टैक्स देना पड़ता है। तो यू कैन गो विद दिस शॉर्ट डेफिनेशन के साथ आप जा सकते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स जो है इसका बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हैं, जिसका बर्डन शिफ्ट हो जाता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये एक प्रोड्यूसर पे लगता है और प्रोड्यूसर अपने कमोडिटी का प्राइस बढ़ा के उसको कंज्यूमर से वसूल कर लेता है। एंड इनडायरेक्ट टैक्स इज द वन हुज इनिशियली बर्डन, इनिशियल जो बर्डन है और इम्पैक्ट इज ऑन वन पर्सन पे होता है इनिशियली, बट ही सक्सीड इन शिफ्टिंग द बर्डन टू अदर पर्सन, पर वो सफल हो जाता है इस इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है दूसरे पर्सन पे। जैसे कंटिन्यूसली जब बजट आता है हमारे फरवरी मार्च में, तो गवर्नमेंट लीकर या सिगरेट या किसी भी कमोडिटी पे जब टैक्स को इंक्रीज करता है तो कुछ दिनों बाद हमको उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा हुआ मिलता है मार्केट में, बिकॉज गवर्नमेंट ने वो जो टैक्स था प्रोड्यूसर पे लगाया था, प्रोड्यूसर ने उस कमोडिटी की प्राइस को बढ़ा के कंज्यूमर से उसको वसूल कर लिया है। तो इसको इनिशियली बर्डन तो प्रोड्यूसर पे होता है, बाद में इसका रियल जो बर्डन है वो कंज्यूमर पे आता है, बिकॉज वी हैव टू पे दिस टैक्स। जब भी हम मार्केट से कोई चीज खरीदते हैं तो उनमें देखते हैं एमआरपी, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वहां लिखा होता है इंक्लूडेड ऑफ ऑल टैक्सेस। अब उसमें जीएसटी, सेल टैक्स वगैरह जो भी चीज ऐड होना है, वैल्यू एडिशन, वो सारे टैक्स वहां पे ऐड होते हैं। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ बॉक्स में आपको दिया हुआ है, डिड यू नो, यहां दिया हुआ है सर्टेन टैक्सेस आर कॉल्ड, पेपर जो टैक्सेस होते हैं, दीज रेफर टू द टैक्सेस लाइक गिफ्ट टैक्स इन द इंडिया विच कैरी the significance only on the paper. These taxes are of little or no significance in terms of their revenue yield. तो गिफ्ट टैक्स होता है, इसका एग्जांपल मैं वैसे ही दे देता हूं। जैसे केबीसी में अगर कोई पर्सन जाता है, उनने 1 करोड़ या 7 करोड़ जो भी उनने वहां पे उसका विनिंग अमाउंट होता है, देन इट डजंट मीन कि उसको पूरे वो 7 करोड़ या 1 करोड़ रुपए मिलेगा। ही हैव टू पे सम टैक्स, क्योंकि वो एज अ गिफ्ट कुछ भी मिला है, गवर्नमेंट वहां से टैक्स जरूर लेता है। अगर आपको किसी से फॉरेन कंपनी ने कोई बड़ा सा गिफ्ट दे दिया अदर कंट्री से, तो वो पैसा आपको शो करना पड़ेगा एंड यू हैव टू पे सम काइंड ऑफ टैक्स। इट इज कॉल्ड गिफ्ट टैक्स, इसको बोला जाता है। सो नाउ इट इज क्लियर इन योर माइंड डिफरेंस बिटवीन ऑल काइंड ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्सेस जो आपके पास है। इनडायरेक्ट टैक्स में आपके पास एग्जांपल है, देयर आर टू पे द टैक्स, दे आर टू पे द टैक्स टू द गवर्नमेंट। जो प्रोड्यूसर है उनको पहले गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है, बट दे चार्ज दिस टैक्स फ्रॉम द बायर्स, वो बायर से इसको वसूल किसी तरीके से कर लेते हैं, एडिंग टू द प्राइस ऑफ द गुड्स। जो चीजें वो बेचेंगे उनकी प्राइस को वो बढ़ा देंगे। तो यहाँ प्रोफेसर डाल्टन की दोबारा एक डेफिनेशन आ रही है, एन इनडायरेक्ट टैक्स इज imposed on the person but paid partially on which by another, मतलब लगाया किसी और पे जाता है और इसको पे कोई दूसरा पर्सन करता है। सो सिंपल सा डेफिनेशन है, डिफरेंसेस याद रहेंगे। नाउ कम टू द डिफरेंसेस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। मैं शॉर्टली पढ़ देता हूं। फर्स्ट है, इट इज द टैक्स विच इज फाइनली पेड बाय द पर्सन ऑन विच इट इज लीगली इम्पोज्ड। इनडायरेक्ट टैक्स में it is a tax which is imposed on one person but it is paid by another. ये बेसिक डिफरेंस है। सेकंड, द बर्डन ऑफ द डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन, बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता है डायरेक्ट टैक्स का, बट द बर्डन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अदर पर्सन पे जा सकता है। थर्ड डिफरेंस है, डायरेक्ट टैक्स आर जनरली प्रोग्रेसिव इन नेचर। डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है नेचर में, मतलब इनकम बढ़ने पे ये टैक्स बढ़ता जाएगा परसेंटेज में, और इनडायरेक्ट टैक्स आर जनरली रिग्रेसिव इन नेचर। एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स आपके पास इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स है। अब कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स क्या होता है, ये आपने नेशनल इनकम पढ़ा था। कॉर्पोरेट जो टैक्स है रिसेंटली रिड्यूस किया था गवर्नमेंट ने, काफी लोग नाराज हुए थे विपक्षी पार्टियों के। उसका मेन रीजन था, कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है,
जो पर्टिकुलर एक कंपनी साल भर में जो प्रॉफिट कमाती है उस प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स होता है। भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों अरबों रुपए का प्रॉफिट कमाती हैं वो कॉर्पोरेट जो टैक्स होता है उस प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स है। इन लास्ट ईयर जब भी 2-3 ईयर पहले जब गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स कम किया था तो काफी बवाल हुआ था इंडिया में। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों किया, उसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है, एक्चुअली गवर्नमेंट वांट टू प्रमोट द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन अवर कंट्री, इन अवर इकोनॉमी। तो उन्होंने उस प्रॉफिट पे टैक्स को कम किया ताकि प्राइवेट कंपनीज काफी इन्वेस्ट हमारे इकोनॉमी में करें। और इनडायरेक्ट जो टैक्स है इसके एग्जांपल है जीएसटी या कस्टम ड्यूटी, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी लगती है, और जीएसटी गुड्स और सर्विस टैक्स आर द एग्जांपल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहाँ एमसीक्यू क्वेश्चन बन जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको याद रखना है। Now come to the high order thinking question. Explain through an example how the burden of indirect tax is shifted. तो आप यहाँ एग्जाम्पल दे सकते हैं किसी भी चीज का, जैसे शराब सिगरेट की प्राइस पे अगर गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ाया है तो प्रोड्यूसर उसकी प्राइस को इंक्रीज करके अपने जो कस्टमर्स हैं उनसे इसको वसूल करेगा। सिंपल सा आंसर है। यू कैन रीड द आंसर हियर बाय पॉजिंग योर स्क्रीन एनी टाइम। नाउ कम टू द नॉन टैक्स रिसीट्स। जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं आपके पास ये क्या आती हैं? नॉन टैक्स रिसीट्स आर दोज रिसीट्स विच अराइज फ्रॉम सोर्सेज अदर देन टैक्स। नॉन टैक्स रिसीट्स हैं जो टैक्स के जरिए हैं गवर्नमेंट के पास, टैक्स के अलावा जो भी पैसा गवर्नमेंट के पास आता है इट इज कॉल्ड नॉन टैक्स रिसीट्स। अब नॉन टैक्स रिसीट्स क्या है इसको देखते हैं। फर्स्ट अपने पास आता है फीस। वी हैव टू पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीस टू द गवर्नमेंट टाइम टू टाइम। तो वो जो फीस है वो नॉन टैक्स रिसीट्स होगा। अ फीस इज अ पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विस दैट इज रेंडर टू द पीपल। गवर्नमेंट कई तरीके की सर्विस हमें प्रोवाइड करवाती है। जस्ट लाइक जब आप कोई मकान दुकान खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन जो गवर्नमेंट के पास आप कराते हैं, रजिस्ट्री पट्टा जो भी होता है, वहां गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी जो भी आपको पे करना पड़ता है वो आपके पास एज अ फीस होता है। एग्जाम्पल लैंड रजिस्ट्रेशन फीस, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन करवाने आप जाते हैं तो भी आपको एक स्मॉल अमाउंट पे करना पड़ता है। इट इज द एग्जाम्पल ऑफ फीस। इट इज टू बी नोटेड दैट फीस इज नॉट अ पेमेंट फॉर द कमर्शियल सर्विस। ये कमर्शियल सर्विस के लिए नहीं होता है। इट इज अ पेमेंट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सर्विस प्रोवाइडेड टू द पीपल। क्योंकि वहां वो लोग आपके लिए डेथ सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए बैठे हैं, आपका लैंड रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बैठे हैं, आपके काम के लिए बैठे हैं, वो फीस आप इस कारण उनको देते हैं। इट इज नॉट अ कमर्शियल सर्विस। इसको कमर्शियल सर्विस में आप इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइन। कई बार आपको गवर्नमेंट को फाइन पे करना पड़ता है, ठीक, जो वो फाइन है इट इज ऑल्सो नॉन टैक्स रिसीट्स। फाइन आर दोज पेमेंट्स विच आर मेड बाय द लॉ ब्रेकर्स टू द गवर्नमेंट। अगर कई बार आपने लॉ तोड़ा है, आपने हेलमेट नहीं लगाया, कई जगह कोरोना में मास्क नहीं लगाने पे भी फाइन हुआ दिल्ली जैसी जगह पे, सो इट इज फाइन। दीज आर इकोनॉमिक पनिशमेंट्स फॉर ब्रेकिंग लॉज। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ऐसे पनिशमेंट जो फाइन से बढ़ाया गया था, हेलमेट का चार्ज बढ़ा दिया गया है। इफ यू आर टॉकिंग वाइल ड्राइविंग तो अलग चार्ज होगा। जो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं तो ये फाइन में इंक्लूड हो जाएगा। इट इज ऑल्सो नॉन टैक्स रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट। थर्ड आता है एस शीट्स। व्हाट आर द एस शीट्स? ये आपके लिए नया होगा, इसको शॉर्ट में मैं बता देता हूं। अगर कोई पर्सन विदाउट अ लीगल हायर, अगर कोई ऐसे कपल हैं जिनके कोई बच्चा नहीं है और वो एक्सपायर हो जाते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टी बची है, उनका कोई लीगल हायर नहीं है, तो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के खाते में चली जाती है। इट इज कॉल्ड एस शीट। तो ये भी गवर्नमेंट के लिए नॉन टैक्स रिसीट्स होंगे। एस शीट रेफर टू दैट इनकम ऑफ द स्टेट विच अराइज आउट ऑफ द प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय द पीपल विदाउट अ लीगल हायर। देयर आर नो क्लेमिनेंट्स, उसका कोई क्लेमिनेंट्स नहीं है ऑफ सच प्रॉपर्टी। द गवर्नमेंट मेक्स रेवेन्यू आउट ऑफ इट। तो गवर्नमेंट के लिए भी रेवेन्यू का जरिया हो जाता है। यहां मैं एक मूवी का एग्जांपल बता देता हूं। जो मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी एंटरटेनमेंट, तो हालांकि वो कॉमेडी मूवी था पर वहां ये कंसेप्ट यूज हुआ है। काफी टाइम बाद वहां पे उनको पता चलता है मेरे परदादा जी इतनी सारी संपत्ति छोड़ के गए, तो वो उनका एक लीगल हायर बन जाता है। अदरवाइज वो प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के पास जाती। होप आपने मूवी देखा होगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो कम टू द पॉइंट अगेन। फोर्थ पॉइंट, स्पेशल असेसमेंट। व्हाट आर द स्पेशल असेसमेंट? ये सिंपल वर्ड्स में पहले मैं आपको समझा देता हूं। इफ द वैल्यू ऑफ योर प्रॉपर्टी इंक्रीज ड्यू टू सम गवर्नमेंट प्रोजेक्ट नियर बाय। जैसे आपने कहीं प्लॉट लिया था,
ऐसी वीरान जगह पे जहां आपने बहुत उसको कम कीमत पे लिया, बट इन फ्यूचर अगर गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आसपास डेवलप होता है, जैसे कोई मेट्रो, ये ट्रेन, रेलवे लाइन लग जाता है, या गवर्नमेंट का ऐसा स्पेशल प्रोजेक्ट वहां पे आता है, कोई इंडस्ट्री या गवर्नमेंट डेवलप कर देता है, और ड्यू टू दिस डेवलपमेंट द प्राइस ऑफ योर प्रॉपर्टी बूम, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, वो करोड़ों में, अरबों रुपए में प्रॉपर्टी की प्राइस हो जाती है, देन गवर्नमेंट विल आस्क फॉर सम काइंड ऑफ टैक्स। तो आपको वहां कुछ तरीके का टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। इट इज कॉल्ड स्पेशल असेसमेंट। लेट मी रीड इट। Special assessment is that payment which is made by the owner of those properties whose value has appreciated due to the development activities of the government. जो डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज है गवर्नमेंट की, उस कारण प्रॉपर्टी की प्राइस बढ़ती है। एग्जाम्पल, व्हेन as the result of the construction of the road and the provision of the sewerage system or construction of drain etc, value of the neighboring properties of the rental value appreciated, then the part of the developmental expenditure is recovered from the owner of such property. तो ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, उससे गवर्नमेंट कुछ किसी तरीके का टैक्स वसूल करती है। इट इज नोन एज स्पेशल असेसमेंट। जस्ट लाइक हियर आई हैव अ पर्सनल एक्सपीरियंस कि इन माई एरिया व्हेन आई परचेज अ प्लॉट 10 to 15 ईयर एगो, मैंने एक प्लॉट खरीदा था। उसके बाद रेलवे डेवलपमेंट जो था, रेलवे स्टेशन उसके पास डेवलप हो गया, बिकॉज मेरे एरिया में कोई रेलवे मतलब रेलवे स्टेशन नहीं था। अब मैंने वो प्लॉट ले लिया, बट 10-15 साल बाद वहाँ रेलवे स्टेशन की प्लानिंग हुई गवर्नमेंट की। जैसे प्लानिंग हुई तो वो जो प्लॉट के प्राइस थे वो स्काई रॉकेटिंग प्राइस हुए। देन आई हैव टू पे सम टैक्स फॉर द गवर्नमेंट ने एक्स्ट्रा कुछ हमसे टैक्स लिया। So it is the example of special assessment. Next point number 5, income from public enterprise. Income from public enterprise, it is very simple. गवर्नमेंट के कई ऐसी चीजें, एयर इंडिया, जो एयर इंडिया ये अपने पास पब्लिक उसमें आता है, पब्लिक सेक्टर में आता है। रेलवे है, ये पब्लिक सेक्टर में आता है। और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 20 जो नवरत्न 9 बड़े इंडस्ट्रीज हैं, सेल, बेल, गेल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, हिंदुस्तान गैस, इनसे होने वाली जो इनकम है, इट इज इंक्लूडेड इन इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइज। रेलवे से होने वाला इनकम है, एयर इंडिया से, इंडियन एयरवेज से, इट इज इंक्लूडेड इन पब्लिक एंटरप्राइज। सेवरल एंटरप्राइज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। एग्जाम्पल, इंडियन रेलवे, नांगल फर्टिलाइजर फैक्ट्री, इंडियन ऑयल, भिलाई स्टील प्लांट, etc. प्रॉफिट फ्रॉम दीज एंटरप्राइज आर अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। ये भी गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू का सोर्स होता है। सो इट इज इंक्लूडेड इन नॉन टैक्स रिसीट्स, पब्लिक एंटरप्राइज से होने वाली इनकम। नंबर 6, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम, लाइक 2G 3G का जो स्पेक्ट्रम है, इसमें आप 4G भी ऐड कर लें क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम भी आ चुका है। इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ द स्पेक्ट्रम हैज emerge as the significant source of नॉन टैक्स रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जब भी ये लाइसेंस देता है बड़ी बड़ी कंपनीज को, मोबाइल कंपनीज को, तो इससे होने वाली जो इनकम है वो 2G 3G 4G स्पेक्ट्रम के सेल से होता है। जो 2G स्कैम हुआ था, 2G घोटाला, वो यूपीए गवर्नमेंट के अंडर में हुआ था कि उन्होंने जो 2G स्पेक्ट्रम बेचा था वहां लोगों को काफी सस्ता बेच दिया गया। जो रूल रेगुलेशन से उसको ताक में रख के बेचा गया। बाद में काफी कंपनी जिसमें एयरटेल वगैरह का, वोडाफोन का नाम आया था, इन सबके लाइसेंस रद्द हुए। इनको 2-3 महीने का टाइम दिया गया कि अपने लाइसेंस को रिन्यू करवाएं, तो इनको काफी ज्यादा फीस दोबारा गवर्नमेंट को देके लाइसेंस रिन्यू करवाने पड़े। और उसके बाद मोबाइल जो चार्जेस थे कॉल के, वो भी काफी इन्होंने बढ़ा दिए गए। नंबर 7 आता है ग्रांट एंड डोनेशन। इट इज सिंपल, इट इज ऑल्सो नॉन टैक्स रिसीट्स फॉर द गवर्नमेंट। कि अगर कोई गवर्नमेंट को प्रधानमंत्री राहत कोष, मुख्यमंत्री राहत कोष में अपनी इच्छा से डोनेट करना चाहता है तो कर सकता है। वो गवर्नमेंट की इनकम में इंक्लूड होगा, नॉन टैक्स रिसीट्स में इंक्लूड होगा। जैसे कोरोना में रतन टाटा ने 1500 करोड़ रुपए डोनेट किए, अक्षय कुमार ने डोनेट किए हैं, आमिर खान ने डोनेट किए हैं, अदर जो सेलिब्रिटीज हैं, और कॉमन पीपल ने भी किए। अगर आपने 100 रुपए भी डोनेट किए हैं तो वो इसमें इंक्लूड होंगे। ग्रांट आर ऑल्सो अ सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू। इट इज वेरी कॉमन टू द पीपल to offer donations like grant to the government
व्हेन दे आर इन केस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज हो सकता है, अर्थक्वेक में, फ्लड, फेमाइंस में हो सकता है, और हम यहाँ कोरोना भी यहां ऐड कर सकते हैं इसके आगे, ठीक। नाउ कम टू द कैपिटल रिसीट्स। व्हाट आर द कैपिटल रिसीट्स? तो जो आपने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़ा था उनमें क्या पढ़ा था कि वहां लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती है और असेट्स रिड्यूस नहीं होते हैं। कैपिटल रिसीट्स में बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कैपिटल रिसीट्स? तो इसको आप देखें, दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए कैपिटल रिसीट्स में। फर्स्ट, दीज रिसीट्स क्रिएट अ लायबिलिटी, तो यहां लायबिलिटीज क्रिएट होंगी। रेवेन्यू रिसीट्स में लायबिलिटीज क्रिएट नहीं होती थी। सेकंड, दीज रिसीट्स कॉज रिडक्शन इन असेट्स, तो कैपिटल रिसीट्स में असेट्स रिड्यूस हो जाते हैं और रेवेन्यू रिसीट्स में असेट्स रिड्यूस नहीं होते हैं। दोनों में आपको डिफरेंस यहां देखने पड़ेंगे। तो दीज आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल रिसीट्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट, क्रिएट लायबिलिटीज और कॉज इन द रिडक्शन ऑफ असेट्स, तो ये दोनों आपको पॉइंट याद रखने। नाउ व्हाट आर कैपिटल रिसीट? शॉर्ट में यहां दोबारा इसको दिया गया है, आप यहां से इसको स्टडी दोबारा कर सकते हैं। दो पॉइंट है, पहला लायबिलिटी क्रिएट होंगी और असेट्स रिड्यूस होंगे, पॉइंट टू बी नोटेड। बाकी लाइन आप लिख देंगे। अगेन एक बार रिपीट कर देता हूं, भी लायबिलिटीज क्रिएट होंगी और असेट्स रिड्यूस होंगे इन केस ऑफ कैपिटल रिसीट्स। दिस इज द फ्लो चार्ट। कैपिटल रिसीट्स में क्या इंक्लूड होगा? फर्स्ट, रिकवरी ऑफ लोन। सेकेंड, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज होंगी इसमें, एंड अदर रिसीट्स। तीन तरीके के होंगे। लेट स्टडी वन बाय वन। फर्स्ट, रिकवरी ऑफ लोन। द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑफन ऑफर्स लोन टू द स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट को टू कोप विद द फाइनेंशियल क्राइसिस। इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो लोन देता है स्टेट गवर्नमेंट को। व्हेन दीज लोन्स आर रिकवर्ड, जब इन लोन को विद इंटरेस्ट रिकवर किया जाता है, तो असेट्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिड्यूस, तो गवर्नमेंट के जो असेट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जो असेट्स है वो रिड्यूस हो जाते हैं। अकॉर्डिंगली दीज आर क्लासिफाइड एज कैपिटल रिसीट। तो ये कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड होगा रिकवरी ऑफ लोन। सेकंड, बोरोइंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरोइंग क्या होता है? उधार लेना। वाइल लैंडिंग क्रिएट्स असेट्स। लैंडिंग मतलब जब आप किसी को उधार देते हैं तो ये आपके लिए असेट्स क्रिएट करता है। बोरोइंग, जब आप उधार लेते हैं, क्रिएट लायबिलिटी, तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। अकॉर्डिंगली बोरोइंग आर टू बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिसीट्स, तो बोरोइंग को कैपिटल रिसीट्स में इंक्लूड किया जाएगा। इट मे बी नोटेड दैट द गवर्नमेंट बोरोइंग मनी फ्रॉम, अब गवर्नमेंट कहां से बोरो करता है? फर्स्ट, द जनरल पब्लिक। बोरोइंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक आर कॉल्ड मार्केट बोरोइंग। जनरल पब्लिक से अगर गवर्नमेंट ने बोरोइंग की है देन इट इज कॉल्ड मार्केट बोरोइंग। सेकंड आता है बोरोइंग फ्रॉम रिजर्व बैंक। आरबीआई से लोन लेता है, या आपने मनी और बैंकिंग में पढ़ा था। थर्ड है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। आप IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक से भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट बोरोइंग कर सकता है। सो दीज आर द थ्री सोर्सेज ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग में आपके पास क्या होती हैं? क्रिएट लायबिलिटीज होती हैं और असेट्स रिड्यूस हो जाता है, देयरफॉर इट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट्स। थर्ड अपने पास आता है अदर रिसीट्स। दीज इंक्लूड आइटम्स लाइक डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट, कई बार गवर्नमेंट अपना शेयर जो है, शेयर होल्डिंग बेच देता है प्राइवेट सेक्टर को, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट होता है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का ऑपोजिट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट होगा। ये आपको याद रखना है। डिसइन्वेस्टमेंट होकर व्हेन द गवर्नमेंट सेल ऑफ इट्स शेयर टू द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज की शेयर बेच देता है। जैसे इंडियन रेलवे, इसकी शेयर कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को अगर बेच दिया जाए, एयर इंडिया का रिसेंटली कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को बेचा गया है। इट इज कॉल्ड डिसइन्वेस्टमेंट एंड इंक्लूडेड इन कैपिटल रिसीट्स। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट अपने कुछ शेयर बेचती है प्राइवेट सेक्टर को, तो वहां पे गवर्नमेंट के पास रिसीट्स पैसा आता है। बट इसको रेवेन्यू रिसीट्स में ना जोड़ के कैपिटल रिसीट्स में जोड़ेंगे, क्योंकि यहां पे असेट्स रिड्यूस होते हैं और लायबिलिटी क्रिएट होती है। इट इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का ओनरशिप यहां पे चेंज हो जाता है। एंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, लीडिंग टू द प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिलता है। Money received through disinvestment is treated as capital receipts because it causes reduction in assets of the government. So it is clear, capital receipts में liabilities create होती हैं, assets reduce होते हैं, और जो आपके पास revenue receipts है वहां पे liabilities
रिड्यूस नहीं होती हैं और रिडक्शन इन असेट्स नहीं होता है। बेसिक डिफरेंस आप याद रखें। हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन आपके पास आता है, व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट? तो अभी आपने पढ़ा है, आंसर आपके पास है, डज इट रेफर टू द रेवेन्यू रिसीट? क्या ये रेवेन्यू रिसीट्स को करता है रेफर? ये कैपिटल को आपने पढ़ा है, कैपिटल रिसीट से इसका लेना देना है। और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब शेयरिंग, सेलिंग ऑफ द शेयर ऑफ द पब्लिक सेक्टर टू द प्राइवेट सेक्टर। तो इतना सा मैं समझाऊंगा। जैसे यहाँ मारुति उद्योग का एग्जांपल दिया गया, एग्जांपल है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज मेकिंग डिसइन्वेस्टमेंट बाय सेलिंग इट्स शेयर इन द मारुति उद्योग, इट इज अ कैपिटल रिसीट्स टू द गवर्नमेंट। क्योंकि मारुति उद्योग गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर में आने वाला है, जब इसका प्राइवेटाइजेशन किया गया तो गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट सेक्टर को सेल कर दिया। सो इट इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द डिसइन्वेस्टमेंट। होप यू आर एंजॉइंग विद मी। नेक्स्ट आपके पास रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में जो डिफरेंसेस हैं, एक बार मैं इस वीडियो में इसका लास्ट पार्ट को समझा देता हूं, देन द अदर पार्ट जो है हम कहां पढ़ेंगे, अदर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर का जो है उसमें पढ़ेंगे। यहां शॉर्ट में आप देखें डिफरेंस, जो मीनिंग है रेवेन्यू रिसीट्स का, रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट इंपैक्ट असेट्स लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द गवर्नमेंट। ऑन द अदर एंड कैपिटल जो रिसीट्स है वो लायबिलिटी और असेट्स के स्टेटस को अफेक्ट करते हैं। सेकंड आता है डिफरेंस इन सिग्निफिकेंस, रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट लीव एनी बर्डन ऑन द फ्यूचर जनरेशन। रेवेन्यू रिसीट्स का जो बर्डन है फ्यूचर जनरेशन पे बिल्कुल नहीं होता है, जबकि कैपिटल में बोरिंग इंक्लूड होता है तो बोरिंग का इंपैक्ट फ्यूचर जनरेशन पे हो जाता है। यहाँ पे थर्ड अपने पास आता है हाई रेवेन्यू रिसीट्स एज अ टैक्स रिसीट्स पॉइंट टू द साउंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। अगर रेवेन्यू रिसीट ज्यादा होंगी तो इसका मतलब गवर्नमेंट का फाइनेंशियल जो हालत है वो काफी मजबूत है। और कैपिटल में अगर रिसीट्स ज्यादा है, बोरिंग, इट शोज द पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी। सो दीज आर द differences, basic differences between both the receipts. So hope you are enjoying. In the other third part of this chapter we will discuss about budget expenditure, and I think this is enough for this part of this chapter. Keep watching my video. Thanks a lot, and once again it is my humble request, kindly subscribe my YouTube channel. If you like the video then kindly comment on the video, like it also, press the bell